पहले ये तीन जो एमटीसीआर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, फिर वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये तीनों का इंडिया पार्ट है। और तीनों का ही चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक, तीन ये चारों जो कंट्रीज है ये पार्ट नहीं है। मतलब हमें ध्यान रखना है कि चाइना मेंबर नहीं है तीनों का। और जो एमटीसीआर है इसको इंडिया ने 2016 में ज्वाइन किया था, और वासेनार को 2017 के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को 2018। वासेनार अरेंजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप है। और एमटीसीआर 2022 के अंदर आ चुका, लेकिन इसकी ऐसा लिमिट्स नहीं, मतलब इसके अंदर क्या है वो नहीं पूछी। तो 35th मेंबर बना था, 35 मेंबर्स ही है इसके अंदर। और जो एमटीसीआर है ये जो ट्रीटी है G7 की है, 1987 के अंदर आई थी। और इसमें एक और चीज जो देखने वाली है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ही है जिसके अंदर रशिया मेंबर नहीं है, बाकी सब में रशिया यूक्रेन दोनों है। और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में यूक्रेन मेंबर है। और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट आई थिंक 2010 में पूछा है। उस टाइम उन्होंने ऐसे बोला था कि वासेनार अरेंजमेंट जो है ये ओईसीडी की ट्रीटी है, इसको वर्सा पैक्ट भी आ सकता है। और इसके अंदर सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है वासेनार अरेंजमेंट पर। ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी पर है वासेनार अरेंजमेंट। और इसके अंदर ये है कि लाइक कन्वेंशनल वेपन्स और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी ये दोनों कवर्ड है। और इंडिया को मेंबरशिप मिली है, ये लर्न रहना चाहिए। और ये तीनों के तीनों जो है नॉन लीगली बाइंडिंग है, मतलब दीज आर नॉट ट्रीटी एज सच। और इनफॉर्मल ग्रुप है ये कंट्रीज का तीनों ही। और इसके अंदर जो मतलब अलग से याद रहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से डील करता है, और वासेनार अरेंजमेंट विद द डुअल यूज टेक्नोलॉजी एंड कन्वेंशनल वेपन्स। और एमटीसीआर जो है मिसाइल प्रोलिफरेशन, और इसके अंदर अनआर्म्ड जो व्हीकल्स हैं, ड्रोन वगैरह, वो भी कवर्ड है। और ये G7 का है। और एक ये ध्यान रखना है, इंडिया तीनों का मेंबर है, और चेयरमैनशिप वासेनार अरेंजमेंट की है इंडिया के पास। इसके बाद इंडिया जो दो ट्रीटीज का और मेंबर है, वो एक तो केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये 2016 में आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर। उस साल ये पूछा था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। एक तो ये इंटर गवर्नमेंटल है और लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। मतलब वो तीनों जो देखी थी हमने, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट और एमटीसीआर, वो तीनों ट्रीटी नहीं है सच, तो लीगली बाइंडिंग का क्वेश्चन ही नहीं है। और ये पता होना चाहिए इनफॉर्मल ग्रुप है, चाइना किसी का भी पार्ट नहीं है, इंडिया तीनों का पार्ट है। और वासेनार अरेंजमेंट का हमारे पास चेयरमैनशिप है इस साल। और जो ओपीसीडब्ल्यू है ये इंप्लीमेंट करती है केमिकल वेपन कन्वेंशन को, लीगली बाइंडिंग है। और ये एलिमिनेट करने के लिए स्टॉक पाइल्स ऑफ केमिकल वेपन्स। और इसमें ये है कि इंडिया भी मेंबर है, चाइना, रशिया और यूक्रेन, और पाकिस्तान भी मेंबर है। मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ओपीसीडब्ल्यू में ये सब है, लेकिन इसराइल और नॉर्थ कोरिया नहीं है। और इसके अंदर ये है कि केमिकल वेपन्स को मतलब इंटरनेशनल वेरिफिकेशन होगी, और इसके साथ डिस्ट्रक्शन होगा केमिकल वेपन्स का, और मॉनिटरिंग होगी जो भी केमिकल इंडस्ट्री से डील करता है। और ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क करता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूएन, एस्टैब्लिश इन 1997। इंटर गवर्नमेंटल ध्यान रहना चाहिए, लीगली बाइंडिंग है। मतलब अगर ओपीसीडब्ल्यू आ चुका है तो केमिकल वेपन कन्वेंशन आ सकता है। और कौन सी देखी थी हमने बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के लिए ऊपर? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है इससे डील करती है, और ये लीगली बाइंडिंग है, वो ध्यान रहना चाहिए, वो ट्रीटी नहीं है सच। अब एक और है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, और ये शॉकिंग है, इसमें सब मेंबर्स है, मतलब जो भी हमारे माइंड में आएंगे, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया भी इसका मेंबर है, ईरान, इराक। फिर उसके बाद जो इंडिया ने एक जेनेवा कन्वेंशन को भी साइन किया हुआ है 1950 की, जो कि सब्सिक्वेंटली मतलब अगर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन नहीं आया तो हो सकता है जेनेवा कन्वेंशन मेंशन कर देगी 1950 की। वो इसी का ही मतलब जो प्रीसीडिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब उसी से डील करता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। और ये डिसआर्मामेंट ट्रीटी है दैट इफेक्टिवली बैन्स बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स बाय प्रोहिबिटिंग देयर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज। ये हो गई जो 5 ट्रीटीज हैं जो इंडिया ने साइन कर रखी है, इसको अलग से ध्यान रखना है। और अब आती है जो बाकी न्यूक्लियर ट्रीटीज है जो कि इंडिया ने साइन नहीं की हुई। फर्स्ट है एनपीटी, ये 1967 की ट्रीटी है, P5 कंट्रीज लेके आई थी। उन्होंने मतलब ये बोला कि जो 1967 से पहले जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वही न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और वही रख सकती हैं। और आगे के लिए मतलब इंडिया जो है अपना न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता था इसके कारण, तो इसने ज्वाइन नहीं किया। और ये मेनली जो है डिसआर्मामेंट के साथ एक ही ट्रीटी है जो कि बाइंडिंग है, कमिटमेंट फॉर डिसआर्मामेंट, बट इसका फोकस मेनली मैन्युफैक्चर्स, ट्रांसफर और एक्विजिशन पर है। और इसके अंदर जो पिलर्स हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नॉन प्रोलिफरेशन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का हो गया मतलब जिनके पास ऑलरेडी है मतलब 1967 वाले के पास। और जो बाद की कंट्रीज हैं वो हो गई हमारी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया जिनके पास पहले है, वर्टिकल मींस जो न्यू करेंगी, उसका नॉन प्रोलिफरेशन रोकना और डिसआर्मामेंट पे फोकस है। इसको इंडिया ने नहीं साइन कर रखा, मतलब हम अलग से याद रखेंगे, 5 को इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है, ये 5 आगे की जो है वो नहीं ज्वाइन की। फिर एक आती है सीटीबीटी, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके अंदर ये है कि हर इन्वायरमेंट के अंदर ये न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करता है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव नेम है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जीरो यील्ड टेस्ट जो है उसको प्रोहिबिट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में मतलब कंप्यूटर पे टेस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हमने साइन नहीं किया। तो एटलीस्ट जो 44 कंट्रीज थी जिनका मतलब इसको इनटू फोर्स आने के लिए इतना सिग्नेचर चाहिए, लेकिन ओनली 36 कंट्रीज ने ही रेटिफाई किया, तो ये अभी तक इनटू फोर्स नहीं आई है। और ये उनका के अंदर है, एक तो ये याद रहना है कि यूएन के फ्रेमवर्क के अंदर है सीटीबीटी, और ये लीगली बाइंडिंग है। एनपीटी भी लीगली बाइंडिंग है।
और इसको मतलब यूएस, रशिया, चाइना ने रेटिफाई नहीं किया, लेकिन इंडिया ने साइन भी नहीं किया। अब इसी के अंदर एक 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, ये बाकी के 2 नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा, इंटरनेशनल डाटा सेंटर और ऑन साइट इंस्पेक्शन। बट इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि 2019 के अंदर इंडिया को इसका एक्सेस मिला था। तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम रिलेटेड टू व्हाट ऐसे करके आ सकता है, तो सीटीबीटी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में 2021 में एक ट्रीटी इनटू फोर्स आई थी, वो है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये लीगली बाइंडिंग है और ये प्रोहिबिट कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें कोई भी डिसआर्मामेंट की बात नहीं है। डिसआर्मामेंट की कौन सी ट्रीटी है? एनपीटी। एनपीटी। हाँ, एनपीटी। और ये तीनों, सीटीबीटी देख लिया हमने, एनपीटी देख लिया, और ये आगे ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये भी लीगली बाइंडिंग है, लेकिन ये डिसआर्मामेंट की बात नहीं करती, और ये यूज पे फोकस करती है न्यूक्लियर के, वहां पे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफर पर फोकस है। अब लास्ट आता है एक ग्रुप है जो कि डिस्कशन के लिए है, डिसआर्मामेंट, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन इन कॉन्फ्रेंस डिसआर्मामेंट। इंडिया इसको सपोर्ट करता है, लेकिन ये जस्ट डिस्कशन ग्रुप है, अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब हमें पता होना चाहिए इंडिया इज अ पार्ट ऑफ 5। और उसके अलावा जो 3 न्यूक्लियर ट्रीटीज है, एनपीटी, सीटीपीटी, और आती है हमारी जो अभी इनटू फोर्स आई है 2021 में, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसमें भी इंडिया पार्ट नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों जो है लीगली बाइंडिंग है। एनपीटी की क्या मतलब एक वो एडवांटेज कि ये बाइंड मतलब उस पर बाइंडिंग कमिटमेंट है फॉर द डिसआर्मामेंट। सीटीबीटी के अंदर क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब सारे इन्वायरमेंट चाहे अंडरग्राउंड भी कर रहे हो उसको बैन करता है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए जीरो रियल टेस्ट को नहीं करता। और जो थर्ड जो है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन वाली, और उसके अंदर क्या, उसके अंदर यूज पे फोकस किया है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करना है, लेकिन डिसआर्मामेंट की नहीं बात करता। तो मतलब अगर हम देखें इसमें से, एनपीटी 2018 के पेपर में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, एनएसडी न्यूक्लियर स्प्रायर ग्रुप का इंडिया पार्ट है? नहीं। नहीं, नहीं। एनएसडी के लिए है। हाँ, मतलब एनएसडी कब बना था, क्योंकि जब 1974 के अंदर हमने अपना पोखरान टेस्ट किया था फर्स्ट, स्माइलिंग बुद्धा, उस टाइम पे हमारे ऑपोजिट एक एनएसडी ग्रुप बनता है, और इसी को उसके बाद एक एनएसडी ग्रुप बनता है, मतलब हमारे ऑपोजिट। और उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि अगर आप एनएसडी के मेंबर बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप एनपीटी, वैसे भी ऑटोमेटिकली जनरली रॉन्ग होता है, लेकिन एनएसडी का भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया मेंबर नहीं है, और एनपीटी हमने साइन नहीं कर रखा। ये हो गई जो ऑर्गेनाइजेशन है रिगार्डिंग टू आर्म्स ट्रीटीज। अब हम वो जो इंस्टीट्यूट, ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है ना, इसमें मतलब हम मेंबर हैं या नहीं है? नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। मतलब रैटिफाइड का मतलब हो जाता है कि मेंबर हो गए। हाँ हाँ, इसके हम तीनों के मेंबर हैं। ये जो नीचे लिखी हुई है ना, ये सबसे नीचे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इसके भी जिसका हम मेंबर हैं, सारे member इसमें तो सब है। हैं। ठीक है। मतलब हमें 5 ही ध्यान रखनी है अपनी वाली। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कवर कर लेते हैं। अब आईएमएफ पे जो पिछले साल क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, और सिमिलर क्वेश्चन उसके अंदर आया था सीडीएस के अंदर, वो आया था आई थिंक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर, मतलब ये पूछा सीडीएस के अंदर, और ये हमारे एग्जाम पे पूछा। तो हम बाकी के इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट ध्यान रख सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान मतलब थोड़ा सा लिंक करना है कि जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है फोकस करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, और जो आईएमएफ है वो स्टेबिलिटी है। हम उससे लिंक कर सकते हैं कि हम 1991 बीओपी क्राइसिस के टाइम जो आईएमएफ लोन है इंडिया ने वो लिया था, तो ये स्टेबिलिटी पे फोकस करता है, और ये न्यूज में ज्यादातर श्रीलंकन क्राइसिस के साथ लिंक था। और इसी की बात चल रही है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है लाइक श्रीलंका को मतलब वो लेना चाहता है, इसकी नेगोशिएशन चल रही है। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। और स्टैंड बाय अरेंजमेंट किसी का है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं आईएमएफ के साथ लिंक। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस है कि कुछ कुछ में कंडीशंस कुछ अप्लाई होती है, कुछ में कंडीशंस नहीं अप्लाई होती है, और कोई शॉर्ट टर्म है कोई लॉन्ग टर्म है। बस थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं कि एक्सटेंडेड पूछा था उसके अंदर, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 3-4 ईयर्स के लिए। और जो रैपिड हमारे एग्जाम में आया था वो सिर्फ 7 डेज के लिए जो मिलता है विदाउट कंडीशंस। तो थोड़ा सा बस इतना ध्यान रख लेना है कि किसके अंदर आता है। अब इसके अंदर जो आईएमएफ के अंदर एसडीआर है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, इसके अंदर हमें ये सीक्वेंस ध्यान रखना चाहिए। पहले रणबीर भी पूछ चुके हैं कि रिसेंटली कौन सी करेंसी जो ऐड हुई है ये इस एसडीआर बास्केट के अंदर, तो एनएनबी भी आंसर था। हम सीक्वेंस थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है कि रनबीबी जो है 3rd नंबर पर है और लास्ट पे पाउंड है, हमें इसमें कंफ्यूजन होगी, हम उसको आगे रखेंगे। और यूएस डॉलर, फिर यूरो, फिर आगे सीक्वेंस अपने आप बन जाएगा। ये 5 करेंसी ध्यान रखनी चाहिए। अब एसडीआर के लिए ऑलरेडी जो क्वेश्चन आ चुका है, ये पूछा है 2 बार कि आर्टिफिशियल करेंसी कौन सी है, तो एसडीआर। और एक बार पूछा है क्वेश्चन कि आपके जो फाइनेंशियल रिजर्व्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? अमृत। फॉरेन एक्सचेंज, और एसडीआर तो है ही है, गोल्ड,
तीन ही याद है। एक है रिजर्व ट्रांच, ये भी आईएमएफ ओ, का ही है रिजर्व ट्रांच। बस उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कंट्री ने एसडीआर के ज्यादा एक्सेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है तो वो उसका रिजर्व ट्रांच बन जाता है, तो उसको वो विड्रॉ कर सकता है। लेकिन हम अगर सीक्वेंस देखें तो हमारे पास ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फोरेक्स जो रिजर्व है वो है, फिर उसके बाद मतलब फॉरेन करेंसी वो है ज्यादा, फिर उसके बाद गोल्ड है सेकेंड नंबर पर सीक्वेंस, फिर आता है एसडीआर, उसके बाद लास्ट पे है रिजर्व ट्रांच, वो सिर्फ 1% है हमारे टोटल फॉरेन रिजर्व। अब इसके रिगार्डिंग के ये नीदर करेंसी नॉर अ क्लेम, इट्स आर्टिफिशियल करेंसी, जो यूपीएससी के अंदर 2 बार आंसर में आ चुका है। और इसको हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट करता है हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स को, जो हमने लर्न कर ही रखा है कि ये हमारे उसके अंदर आते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर। अब इसका कोटा इस पे पूछा तो नहीं है, एक बार बस ऊपर ऊपर से कि जीडीपी है, ओपननेस, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी और इंटरनेशनल रिजर्व, इन 4 के पैरामीटर्स जो हैं जो कोटा डिसाइड करती हैं फॉर द एसडीआर। इनफैक्ट वोट यहाँ पे वोटिंग राइट्स के लिए और जो भी आपको फाइनेंसिंग के एक्सेस मिलेगा उसके रिगार्डिंग ये कोटा, ये 4 पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। अब इसका जो कोटा रिव्यू है ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करते हैं आफ्टर 5 years। और इसमें ये ध्यान रहना चाहिए कि इसके अंदर जो भी मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर है, इसके अंदर 2 कमिटीज हैं जो कि असिस्ट करती हैं, और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है एज अ ऑब्जर्वर वर्क करता है। और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, आई थिंक 2016 में आया है ये क्वेश्चन कि इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंसिंग कमेटी। पहली बात तो मॉनिटरी और फाइनेंसिंग कमेटी हम थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटरी कमेटी किसके साथ लिंक्ड होगी, मतलब बैंकिंग सेक्टर के साथ, तो ये आईएमएफ आएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। और हम वर्ल्ड बैंक इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि वो डेवलपमेंट उस पर फोकस करता है, ये स्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड होता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट करता है एज अ ऑब्जर्वर, लेकिन ये किसके अंडर है, आईएमएफ की। और एक है डेवलपमेंट कमिटी, ये 2 कमिटीज के एटलीस्ट नेम याद रहे, मतलब आ सकते हैं किसके अंडर है। फिर आईएमएफ की रिपोर्ट्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑलरेडी पूछ लिया, इसकी सिमिलर एक रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, अगर प्रोस्पेक्ट्स पीछे होगा तो वो वर्ल्ड बैंक की है, ये दोनों पूछ लिए ऑलरेडी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी पूछ लिया, जो पेंडिंग है ये आ सकता है डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स, मतलब अभी रिसेंट न्यूज में सबसे ज्यादा जो था वो था डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क। ये किसके साथ लिंक था, क्योंकि श्रीलंकन क्राइसिस के कारण जो भी नेगोशिएशन चल रही थी उसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पेरिस क्लब, अगर ध्यान हो इस 2022 के अंदर कॉमन फ्रेमवर्क पूछा तो वो किसका था, G20 प्लस पेरिस क्लब, वो क्रैक दी हुई थी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पेरिस क्लब के बारे में आ सकता है। ये एक सिर्फ एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ना ही तो इसमें इंडिया है ना ही चाइना है। अगर हम देखें तो मोस्टली ओईसीडी कंट्रीज जो है वो है, जापान है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, लेकिन ये पता होना चाहिए इंडिया और चाइना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इनफॉर्मल ग्रुप है। और ये लाइक इंश्योरेंस दे रहा है टू आईएमएफ ऑन श्रीलंकाज डेट्स, और ये एक एवियन अप्रोच है, इस पे वर्क कर सकते हैं, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना बताओ कि एवियन अप्रोच इज लिंक टू, तो आ सकता है पेरिस क्लब, क्योंकि ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये श्रीलंकन क्राइसिस के रिगार्डिंग। पहली बात, पेरिस क्लब पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है। चलो अगर लिखेंगे इंटर गवर्नमेंटल, तो हम तो वैसे भी ज्यूम करने वाले हैं इट्स मतलब इंटर गवर्नमेंटल जनरली रॉन्ग दिया होता है, तो हम ज्यूम करेंगे ये कि इनफॉर्मल ग्रुप है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एवियन अप्रोच इज लिंक्ड टू, पहली बात तो बैंकिंग सेक्टर, मतलब हम हो सकता है ये बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज इस तरह के ऑप्शन दिए, तो थोड़ा सा पता हो कि डेट सस्टेनेबिलिटी के साथ ये डील करता है, तो पेरिस क्लब ये ध्यान रहना चाहिए। और सेकंड चीज, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मतलब ये नहीं है कि न्यू है, HIPC इनिशिएटिव, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं काफी टाइम से, 1980s के हैं, लेकिन थोड़ा सा पता हो कि डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क किसके साथ डील करेगा। फिर एक क्वार्टरली एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स आता है, वैसे भी हमने ये डिसाइड कर रखा है कि लाइक 4 इंस्टीट्यूशंस इस तरह मतलब दिए होते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं, एडीबी दिया हुआ था, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दिया हुआ था, और आई थिंक एक यूएनईपी था, मुझे ध्यान नहीं, यूएनडीपी था शायद। तो उसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है सबसे पॉपुलिस्ट ऑप्शंस है, लेकिन बस ये पता हो इन दोनों में से किसका चूज करना है। तो हमें पता होना चाहिए जो वर्ल्ड आईएमएफ है ये कब सिर्फ मेंबर कंट्रीज को करता है, और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, एज इट इज वो पूछ चुके हैं, आई थिंक 2010 में आया था ये क्वेश्चन। और उसके बाद ये लैंड नहीं करता मतलब फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब जैसे उन्होंने 2016 के अंदर बायोकार्बन फंड पूछा, तो उसके अंदर आईएमएफ भी ऑप्शन में था और वर्ल्ड बैंक, तो हम थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि एक तो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, तो कौन लैंड करेगा, वर्ल्ड बैंक। और कोई भी रैपिड फैसिलिटी या फिर क्विक फैसिलिटी होगी वो किसके अंडर होगी, आईएमएफ। और अगर आएगा डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क के साथ लिंक, तो इसके साथ एसोसिएटेड है। फिर एवियन अप्रोच याद रखेंगे, पेरिस क्लब, पेरिस क्लब क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है, और इसके अंदर इंडिया भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। और मैंने कॉमन फ्रेमवर्क का भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि इसके अंदर लाइक कंसीडर कर रहे हैं डेट ट्रीटमेंट ऑन केस बाय केस बेसिस ड्रिवन बाय द रिक्वेस्ट फ्रॉम द एलिजिबल डेटर कंट्रीज। और इसके अंदर कौन सपोर्ट करेगा, आईएमएफ भी सपोर्ट कर रहा है और वर्ल्ड बैंक, लेकिन ये पूछ चुके हैं G20 और पेरिस क्लब। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन या फिर तो ये हो सकता है कि बिल्कुल बेसिक चले जाए, दोबारा एसडीआर पे आए, और ये इंस्ट्रूमेंट्स में से, क्योंकि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी CDS 2022 के अंदर पूछा था, तो ये आ सकता है। और थोड़ा सा पता हो कि इसकी लाइक सीक्वेंस क्या है, मतलब उसके अंदर प्रोपोर्शन एसडीआर बास्केट के अंदर। फिर पेरिस क्लब थोड़ा सा ध्यान रह जाए, फिर डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस आ जाएगा, तो हमें पता है सस्टेनेबिलिटी पे कौन फोकस करता है, मतलब स्टेबिलिटी के ऊपर आईएमएफ। अब आता है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर एक चीज है कि इसके 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID।
इसके अंदर ये पता होना चाहिए, अगर हम देखें IBRD जो कि पहले यही एग्जिस्ट करता था, इसी को बाद में वर्ल्ड बैंक बनाया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये तीन फर्स्ट के जो हैं यही सिर्फ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, बाकी के ICSID और मीगा ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं है UN की। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये सारी की सारी कहीं ना कहीं ऑप्शन में आ चुकी हैं। जो ये IDA है ये तो मतलब प्रीवियसली 2002 के अंदर ये पूछ चुके हैं, ये कौन उसको एडमिनिस्टर करता है, तो आंसर था IBRD, मतलब IDA को कौन एडमिनिस्टर करता है, IBRD। और एक बार 2016 के अंदर ये IFC पे क्वेश्चन आ चुका है, उन्होंने ऐसे मेंशन किया था ये वर्ल्ड बैंक का इंस्टीट्यूशन है, तो ये करेक्ट दिया हुआ था IFC। और ये अभी रिसेंट न्यूज में क्यों था, क्योंकि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी हमने कल भी कवर किया था। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मतलब ऑगमेंट करना फैसिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ताकि हम फूड जो क्राइसिस चल रहा है उससे डील कर पाए, और इसी के अंडर आता है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, ये ध्यान रहना चाहिए। और इंडिया जो है बाकी चारों का मेंबर है, लेकिन ICSID का इसका मेंबर नहीं है। और ये किससे डील करता है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से लिंक करता है। अब इसके अंदर हम एक बार नजर मार लेते हैं कि IBRD बेसिकली ये लोन क्रेडिट प्रोवाइड करता है, IDA जो है ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट लोन क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, मतलब बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट रेट, मतलब जैसे 1-2% बहुत कम, या फिर विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, ऐसा लोन प्रोवाइड करता है, दैट इज सॉफ्ट लोन। फिर आता है IFC, ये डील करता है विद द प्राइवेट सेक्टर, मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है ये IFC करता है। फिर मीगा मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ये डील करता है कि जो भी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनके इंश्योरेंस करना, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का, मतलब एक इंश्योरेंस गारंटी से पता चल जाता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। और लास्ट वाला है जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से डील करता है। अब इस पे क्यों क्वेश्चन बन सकता है, 2022 के अंदर अगर ध्यान हो इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स पे क्वेश्चन आया था, तो वो किससे डील करता था, जो हमारा वोडाफोन केस है। पिछले साल फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस गवर्नमेंट ने हमारे गवर्नमेंट के एसेट जो है फ्रीज करने के लिए ऑर्डर दिया था। उसके बाद हमने क्या कहा कि 2012 का जो एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा, मतलब 2012 के बाद की जो भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर ट्रांजेक्शन है उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन उसके पहले की नहीं लगेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा, यूनिट्रल मॉडल पूछ सकते हैं कि किसके साथ लिंक्ड है। विजिबल नहीं है ना, ये पेन वर्क नहीं कर रहा, आप लिख लो UNICTRAL यूनिट्रल मॉडल। सीधा पूछा जा सकता है कि किसके साथ एसोसिएटेड है, तो हमें पता होना चाहिए जो भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होंगे उसके साथ लिंक्ड। अब इस पे थोड़ा सा डेप्थ में जाके किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि जो ICSID है जो यूनिट्रल मॉडल पर वर्क करता है, इसके अंदर एक ये चीज है कि इंडिया इसका एक मेंबर नहीं है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड चीज, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी कंसर्न है, अगर कोई कंसर्न है मतलब सिटीजन्स का, जैसे कि कोई कंपनी नहीं फॉलो कर रही उनके रूल्स और रेगुलेशंस उस कंट्री के, तो गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती है ICSID में, ना ही सिटीजन जा सकते हैं, और ना ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास ये राइट है, ये ध्यान रहना चाहिए। और इनडायरेक्ट ट्रांसफर पूछ लिया, इस वजह से ये क्वेश्चन आ सकता है ICSID पर, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और ICSID और मीगा ही है, ये ध्यान रह जाएगा। एक तो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, एक डिस्प्यूट रिजोल्व कर रहा है, ये दोनों स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं है, बाकी हैं, और इंडिया इसका मेंबर भी नहीं है। और यूनिट्रल मॉडल लिंक कर सकते हो, और फिर इसका ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स जा सकते हैं। अब इसकी वजह से और क्या आ सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स पूछ लिया, लास्ट ईयर क्या क्या न्यूज में था, और एक तो है ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग का क्या मतलब है, मतलब कंपनी ए ने यहाँ पे मान लो कि कंट्री एक्स के अंदर कुछ भी एडवांटेज उठाना है अपनी ट्रीटी का, लेकिन उसकी जो होम कंट्री है उसके साथ उसकी ट्रीटी नहीं साइन हो रखी, तो वो क्या करेगा, कंट्री बी के अंदर अपनी सब्सिडी खोल लेगा, ओपन कर लेगा, ताकि जो ट्रीटी साइन हुई है बी और ए की उसका फायदा वो उठा सके। ये हो गया ट्रीटी शॉपिंग। तो इसको बस ध्यान रख लेना कि ट्रीटी शॉपिंग किसके साथ एसोसिएटेड है। फिर एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि जैसे हमारे कोई कंपनी के मतलब कंट्री के अंदर फ्रांस या कोई भी US कंपनी की कोई एसेट्स है यहाँ पे उसके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट उसको सीज कर लेगी। तो एक एक्सप्रोप्रिएशन का एक राइट होता है कि आप ऐसे सीज नहीं कर सकते बाहर की कंट्री के कंपनी के एसेट्स, तो ये एक्सप्रोप्रिएशन डील करता है विद द ट्रीटीज। फिर है मॉडल BIT, ये न्यूज में मतलब ये ऑल्दो 2018 या 17 में लेके आया था। इसके अंदर हमने क्या है कि बहुत सारे बायलैटरल ट्रीटीज जो है उसको लाइक कैंसिल करके हम एक मॉडल BIT लेके आते हैं। इसके अंदर सबसे मेजर जो चेंज किया था, पहले था एसेट बेस्ड, अब हम लेके आए हैं एंटरप्राइज बेस्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर Amazon कंपनी ने यहाँ पे वेयर हाउस खोल लिया ना, तो उसको नहीं हम लाइक बेनिफिट देंगे,
उसको यहाँ पे एटलीस्ट जैसे कि 50% से ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तब जाके उसको यहाँ पे इंटरप्राइज खोलनी पड़ेगी, तब जाके उसको मॉडल बीआईटी का बेनिफिट होगा। इस बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके साथ लिंक। अब एक डिफरेंस, जो डब्ल्यूटीओ है वो डेजिग्नेट करता है, मतलब कैसे डेजिग्नेट करता है कि यू आर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज? अमृत? नहीं करता वो। हाँ, मतलब सेल्फ डेजिग्नेशन होता है ना, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक Yes. है उसके अंदर वो डेजिग्नेट करता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो इंडिया को क्या डेजिग्नेट किया है? ब्लेंड कंट्री, मतलब हम ट्रांजिशनल फेज में है, लोअर मिडिल इनकम से मिडिल इनकम तक, ये ध्यान रहे। और इसकी रिपोर्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑलरेडी आ चुकी है, और इसके आगे वो भी पूछ चुके हैं कंपोनेंट्स। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये मुझे ध्यान नहीं है ये पूछी है नहीं, लेकिन वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स आ चुकी है। तो पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी ये बची है, ये में भी आ जाए, लेकिन अभी 2-3 ईयर से तो कोई रिपोर्ट्स नहीं पूछ रहे हैं, तो हमें कंसेप्ट वाइज ये ध्यान रहना चाहिए क्योंकि हमारे वो पूछ चुके हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। अब नेक्स्ट है इंडिया फॉरेन रिजर्व्स। इंडिया के फॉरेन रिजर्व हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी हार्ड करेंसी जो मतलब फॉरेन करेंसी एसेट्स जो होते हैं, और उसके बाद जो है गोल्ड 7%, फिर उसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 4%, रिजर्व ट्रांसपोजिशन ये मैंने बता दिया, जो कंट्री है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दे मोर देन इट्स एसडीआर कोटा, तो उसको वो मिल जाएगा रिजर्व ट्रांस, और ये सिर्फ 1% है। 88% हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं। और इसके साथ ये मैंने मेंशन नहीं किया है, अगर ध्यान हो कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, टेपर टेंट्रम, वो मतलब इकोनॉमिक्स सर ने मेंशन किया था डायरेक्टली, यूपीएससी ने वो टर्म मेंशन नहीं किया है, लेकिन 2021 के एग्जाम में भी उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि अगर जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है वो इंटरेस्ट रेट में कुछ भी चेंज करते हैं तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट पे कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा। एक तो ये क्वेश्चन, मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो जनरली हम इम्पैक्ट को सही ले लेते हैं, लेकिन इस साल 2022 के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में चल गए, तो हमें बस टेपर टेंट्रम का इतना पता होना चाहिए कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां के इन्वेस्टर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब इन्वेस्टर्स को फायदा होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो यहाँ से जो है फ्लाइट होगा एफडीआई का, लेकिन अगर वहां पे कम होता है तो इनफ्लो होता है यूएस डॉलर का। तो टेपर टेंट्रम का बस इतना पता हो, और इसके रिगार्डिंग ये रिवाइज कर लेने हैं, ट्रीटी शॉपिंग वगैरह, फिर एवियन अप्रोच ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम जो पेरिफेरलिस्ट ये डब्ल्यूटीओ कवर कर लेते हैं। हमने डब्ल्यूटीओ वैसे क्लास में पहले कवर किया है। ये उरुग्वे राउंड जो है वहां से ओरिजिनेट होता है। पहले क्या था, सिर्फ गैट था, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, जो कि गुड्स के साथ डील करता है, लेकिन अब ये डब्ल्यूटीओ है जो कि सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर माराकेश एग्रीमेंट है, इसको डंकल ड्राफ्ट भी कह देते हैं। और एक लाइन आ सकती है, ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील करती है रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। अभी रिसेंटली न्यूज में क्या था, एक तो जो आईपीआर, एक सेकेंड, एक तो आईपीआर वेवियर जो हुआ है कोविड वैक्सीन पर, ये सक्सेस था डेवलपिंग नेशंस का। और उसके बाद फिशरी सेक्टर में क्या हुआ है कि एक तो जो इलीगल अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड फिशिंग है उस पर चेक होगा। उसके बाद जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड सिर्फ 2 ईयर्स का दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन डिफरेंशियल है, क्योंकि इस पे अप्लाई होता है पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो उस साइड पहले आता है डेवलप्ड नेशंस में, इस वजह से स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। फिर इंडिया जो है डिमांड कर रहा है कि हमें एटलीस्ट 25 ईयर्स का ट्रांजिशन पीरियड मिलना चाहिए। अब इसके अंदर कोई भी सब्सिडी जो है नहीं प्रोवाइड कर सकते आउटसाइड ईईजेड। और इसके अंदर जो फर्स्ट कंट्री है साइन किया स्विट्जरलैंड, ऑब्वियसली इंडिया ने नहीं साइन किया क्योंकि उसके कंसर्न्स है, क्योंकि हमारे जो फिशरी सेक्टर है उस पर इफेक्ट आएगा। फिर आ गया मॉरिटोरियम ऑन अप्लाइंग ड्यूटी ऑन ई कॉमर्स, इसमें भी हमें कंसर्न्स हैं क्योंकि ई कॉमर्स पे ड्यूटी अप्लाई, क्योंकि इंडिया इक्वलाइजेशन लेवी लेके आया था। इक्वलाइजेशन लेवी हम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लेके आए थे या फाइनेंस एक्ट? फाइनेंस एक्ट। तो ये क्वेश्चन था 2018 का, आई गेस मे बी 2019। उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई थी कि ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आया, सेकंड स्टेटमेंट दी हुई थी कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर उसको आना मतलब अगर ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है तभी डीटीए का बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये आया ही फाइनेंस एक्ट के अंदर है, ये ध्यान रहना चाहिए। फिर कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी फॉर द जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, बट डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी मिलेगी। अब उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि गुड स्ट्रीट बैरोमीटर किसके साथ लिंक्ड है, तो डब्ल्यूटीओ। अब जो इसका स्टैटिक पोर्शन है इसमें आता है बाली पीस क्लोज, जो कि डेवलपिंग नेशंस का सक्सेस था। इसके अंदर क्या था कि जो हमारी लिमिट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, आप उसको एक्सीड कर सकते हो, 10% से सब्सिडी से आप एक्सीड कर सकते हो। इसको हम एओए को थोड़ी देर बाद देखते हैं। इसके अंदर आ गया कि इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने इन्वोक किया राइस, क्योंकि राइस की सब्सिडी जो है 2020 में एक्सीड कर गई थी, इसलिए इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है। इसके अंदर बाली पीस क्लोज के अंदर मतलब ये पूछा जा सकता है कि बाली पीस क्लोज के अंदर क्या आया था, तो हमें वो बाली पैकेज ध्यान रहना चाहिए। और उसके बाद आता है नेक्स्ट, इंडिया अपोज करता है ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट ऑन फूड सब्सिडीज प्रोग्राम। इसके अंदर क्या है, एक सेकेंड,
फूड सब्सिडीज प्रोग्राम मतलब जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है उसके साथ लिंक, ये मतलब हम उसको पोज कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट में है। हम इसको बायलेटरली हैंडल करना चाहते हैं वहां पे WTO के अंदर, ग्रुप कंसल्टेशन में नहीं। मतलब ये आ सकता है ग्रुप कंसल्टेशन फॉर्मेट किसके साथ लिंक्ड है। फिर आता है गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट एग्रीमेंट। इसमें यह है कि मतलब अगर आपकी कोई मतलब कोई भी गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट है, जैसे कि हमारा जो लाइक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जेम्स पोर्टल, अगर उस पर कोई भी लाइक फॉरेन कंपनी, उससे भी आप बाय करोगे, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी। बट इसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया इसको भी अपोज करेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इसने इसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है और ये बाइंडिंग ट्रीटी है। और बस इतना पता हो कि किसके अंदर ये नेगोशिएशन चल रही है। प्रीलिम्स में ज्यादातर ये आता है कि किसके साथ एसोसिएटेड है। फिर आता है ट्रिम्स, इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। उस साल क्वेश्चन वो टफ था, मतलब उसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सॉवरेन गवर्नमेंट डील करती है, उसको ये रेगुलेट नहीं करता। और ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है क्योंकि गुड्स के सर्विसेज के लिए गैट्स अलग से एग्रीमेंट है। और ये फॉरवर्ड करता है होस्ट कंट्री को कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी बिटवीन द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड। मतलब आप वही फॉरेन कंपनी और जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे इन रिस्पेक्ट टू द गुड्स। अब आता है ट्रिप्स। ट्रिप्स जो है IPR से डील करता है। अब इसके अंदर कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब आता है। अब ये कॉपीराइट जो है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होती है या रजिस्टर करवाना पड़ता है? ऑटोमेटिक होती है। हाँ, तो कॉपीराइट का ध्यान रहना चाहिए कि उसकी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होती है, उसको कुछ आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है और वो 60 ईयर्स के लिए मिलता है। पेटेंट कौन सा है हमारे इंडिया में, प्रोडक्ट पेटेंट या प्रोसेस पेटेंट? प्रोडक्ट। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट पेटेंट। ये हम क्यों लेके आए थे, ताकि कुछ भी माइन्यूट चेंजेस करके ऐसा ना हो कि हम एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंटिंग हो जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्ट पेटेंटिंग है, पहले प्रोसेस पेटेंटिंग थी। अब आ गया एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके अंदर क्या है कि जो 10% जो है एग्रीगेट मेजर्ड सप्लाई, उसके साथ लिंक्ड उसके 10% ही आप दे सकते हैं डेवलपिंग नेशंस, और उसके लिए कम है डेवलप्ड नेशंस के लिए 5% ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उसका बेस ईयर है वो 1986-88 है। उस टाइम हमारा बेस इफेक्ट की प्रॉब्लम आती है, मतलब हमारी जो वैल्यू थी वो कम थी, तो उस कोडिंग जो है हम ज्यादा दे नहीं पाते सब्सिडी। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है टू इन्वोक दिस बाली पीस क्लोज, कि हम इसको एक्सीड कर पाए 10% को। फिर जो साइटो सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स के लिए जो एग्रीमेंट है, बस ये पता हो कि जो भी लाइक पैकेजिंग के साथ लिंक हमारे पे सैंक्शंस लगते हैं, जैसे यूरोप के अंदर मोस्टली मैंगोज का इशू रहता है। अब आ गया एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह के बॉक्स मतलब इसमें इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक स्पोर्ट्स, एक है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स का ये ध्यान रहे कि ये डिस्टोशनरी नहीं है। किस तरह के आएंगे इसके अंदर, जैसे R&D, इसके अंदर आएगा R&D प्रोग्राम, कोई भी पेस्ट कंट्रोल, या फिर आप कोई भी फार्मर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ये हो गया ग्रीन बॉक्स के अंदर। फिर आ गया ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स के अंदर क्या होता है कि फार्मर को ये लाइक बोलते हैं कि आप रिड्यूस कर दो प्रोडक्शन। ये मोस्टली जैसे स्कैंडिनेवियन नेशन है वहां पे यूज होता है, तो ये भी ट्रेड डिस्टोशनरी नहीं है। लेकिन जो आम्बर बुक्स है उसके अंदर क्या है, ये ट्रेड डिस्टोशनरी है। जैसे कि हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी होगी और गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट सिस्टम हो गया, MSP का सिस्टम हो गया, ये सब आम्बर बुक्स की है। तो हमारे पे जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मतलब ये 10% वाली लिमिट अप्लाई होगी हमारी सब्सिडीज के अंदर। अब इंडिया जो है इसको मतलब कट करने पड़ेगा 13% इन 10 ईयर्स। ये बेस ईयर बस नोट डाउन कर लेना कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का इसके अकॉर्डिंग सब्सिडी हम निकालते हैं। लेकिन हमें बाली पीस क्लोज मिल गया। अब इसमें थोड़ा सा ब्लर्ड है कि जो बैरियर्स हैं दो टाइप के होते हैं, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स के अंदर फर्स्ट कस्टम ड्यूटी, ये सबको अवेयर होगा कि जो हम लाइक इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी BCD लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। और उसके बाद आता है CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसके अंदर क्या है, जैसे कि US कंपनी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, मतलब अगर मान लो कि US कंपनी को वहां पे US की गवर्नमेंट कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर सिमिलर जो कंपनी एग्जिस्ट करती है डोमेस्टिक कंपनी, उसको कोई सब्सिडी नहीं प्रोवाइड कर रही हमारी गवर्नमेंट, तो हम क्या करेंगे, काउंटर वेल करने के लिए उस सब्सिडी को यहाँ पे हम CVD लगा देंगे। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, जैसे कि अगर मान लो कि वहां पे सब्सिडी होगी, सेकंड चीज हो सकती है कि वहां पे जो है कॉस्ट कम पड़ रही हो। अगर कोई भी वहां पे मतलब जैसे हमारे कंट्री के अंदर कोई ड्यूटी लग रही है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है ऑन द डोमेस्टिक कंपनी, बट बाहर की गवर्नमेंट के अंदर मतलब कंपनी पे वो नहीं लग रही है, तो उसको काउंटर वेल करने के लिए हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। फिर आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये चाइना के कंटेक्स में ध्यान रखता है कि जो मार्केट प्राइस से बहुत लो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब डंप कर रहे हो यहाँ पे आके गुड्स, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। अब इसके अंदर ये ध्यान रहना चाहिए कि जो ये लाइक इन्वेस्टिगेशन है कि ड्यूटी कोई भी लगेगी, तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये उसको इन्वेस्टिगेट करता है। लेकिन जो फाइनल कॉल होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होती है। डिपार्टमेंट कौन सा आएगा आदिति? रेवेन्यू मतलब इनकम टैक्स वाला। हाँ, जो डिपार्टमेंट ऑफ CBIC। रेवेन्यू है
उसके अंदर ये फाइनल कोल लेगा, ये ध्यान रहना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसके साथ डील करता है। अब इसके बाद आ गया नॉन टैरिफ बैरियर्स, वही फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो कि अप्लाई करते हैं, मतलब पैकेजिंग उसकी सैनिटरी फीचर्स के रिगार्डिंग। अब आ गया एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। अब ये न्यूज में क्यों था? लाइक ड्यूरिंग आई थिंक 2020 के अराउंड ये न्यूज में था काउंटरवेलिंग ड्यूटी को लेके, मतलब इसके रिगार्डिंग चल रहा था कि यूएस ने ये बोला था कि इंडिया शुड डेजिग्नेट इटसेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। तो उसके अंदर अगर हम देखें डेवलपिंग नेशंस वो सिर्फ 2% लगता है, और हमने ये डिस्कस किया था कि डब्ल्यूटीओ जो है ये सेल्फ डेजिग्नेशन होता है, मतलब वो खुद नहीं करता, आप कंट्री एज अ डेवलपिंग हो या डेवलप्ड। अब डेवलपिंग के अंदर 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट और डेवलप्ड नेशंस के अंदर 1% ऑफ द इम्पोर्ट वैल्यू। अब अगर इससे एक्सीड नहीं करता तो कोई भी कंट्री सीवीडी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, उसको टर्मिनेट कर देगी। अब इसके अंदर हम जो पहले हमारे जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट रिजीम, मतलब हम इंसेंटिव लेके आए थे वो कंसिस्टेंट नहीं था इसके साथ। अब हम आर ओ डीटीईडी जो पी है यहाँ पे, जो लाइक ड्यूटी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटी। कोई एक बार बोल देगा। ओके, ये वेरीफाई कर लेना, मतलब इसकी फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं है। ये इसको इसके कंसिस्टेंट है, इसके एज पर दिस एग्रीमेंट है। अब आ गया गैट्स। गैट्स के अंदर जो 4 मोड्स हैं, 4 मोड्स का ये है कि मोड 1 जो है बीपीओ के साथ डील करता है, मोस्टली इस तरह डेप्थ में जाके नहीं पूछेंगे, लेकिन मोड 4 ध्यान रख सकते हैं क्योंकि H1B वीजा का जो इशू है यूएस वाला, ये उससे डील करता है, मतलब यहाँ से मूवमेंट ऑफ प्रोफेशंस का। तो बस पता हो मोड 1 2 3 4 किससे डील करता है। और जैसे वो लाइक ट्रिम्स के बारे में पूछ लिया था, जो कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ गुड्स से डील करता था, ये आएगा सिर्फ सर्विसेज से डील करता है। तो गैट्स अगर आता है, बस इतना बताओ कि डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के अंदर है और ये सिर्फ सर्विसेज से डील करता है। अब एक आता है दोहा डेडलॉक, ये 2001 का दोहा डेडलॉक है। इसके अंदर क्या है? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। ये ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2010 के अंदर। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि किसके साथ एसोसिएटेड है, तो डब्ल्यूटीओ आंसर था। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी इंपोर्ट सर्ज होता है किसी भी कंट्री के अंदर, मतलब हमारे इंडिया के अंदर किसी प्रोडक्ट का अगर इंपोर्ट सर्ज होता है, ज्यादा इन्फ्लो हो जाता है, तो हम टैरिफ लगा पाए, ये बस इससे डील करता है, इतना बताओ। और फिर आता है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। ये यूएस की डिमांड है कि आप लाइक नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे आप अपनी मार्केट प्रोवाइड करो। इसके अगेंस्ट इंडिया चाहता है स्पेशल प्रोडक्ट, मतलब डेवलपिंग नेशंस कि हम जो टैरिफ है कुछ प्रोडक्ट्स पे तो डिक्रीज कर नहीं सकते, ये इसकी डिमांड है डेवलपिंग नेशंस की। अब सिर्फ इतना बताओ कि किसके साथ लिंक करता है। हो सकता है कि दोहा डायलॉग सिर्फ इतना आ जाए तो वो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 90% स्टूडेंट्स को आता होगा। उसकी फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब आ गया बाली पैकेज। बाली पैकेज के अंदर क्या है? जो हमने ऊपर किया था, एक तो पीस क्लोज ये अप्लाई हुआ है, फिर आया एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, ये भी ऑलरेडी आ चुका है पेपर के अंदर 2016 के अंदर। उस टाइम पूछा था कि ये इंटू फोर्स कब आया है, 2017 के अंदर फोर्स में आया है, और ये ओनली ऑन गुड्स है, ये भी सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता। ये हमने डिस्कस कर ली है ब्लू ग्रीन ऑरेंज बॉक्स। अभी आ गया ट्रिप्स के रिगार्डिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग अगर पूछेंगे कहाँ पे मिला, मतलब दोहर डेडलॉक के अंदर जो पॉजिटिव चीज हुई है वो है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग की हमें ऑप्शन मिली है। इसके कारण हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ग्रो की है, जेनरिक मेडिसिन। मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी रॉयल्टी पे नहीं होगी, उस केस में लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे जो कि जेनरिक मेडिसिन बना पाएगी, मतलब आपकी जो रिसर्च है उस पर कोई रॉयल्टी पे नहीं होगी। पहले क्या था? प्रोसेस पेटेंटिंग, अब क्या है? प्रोडक्ट पेटेंटिंग। इसके अंदर हम क्या प्रिवेंट कर पाए? एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। मतलब अगर कुछ भी, अगर मान लो कि कुछ हम थोड़ा सा सोल्ट चेंज कर दिया तो वो फिर से पेटेंट ले लेंगे, लेकिन हम प्रोडक्ट पेटेंटिंग ले आए हैं। अब इसको कवर कर लेते हैं सर के नोट्स में से। अब इसके अंदर ये है कि जो कंट्रीज हैं अरेंज्ड एज पर द बॉर्डर, बस ध्यान रहो कि बांग्लादेश जो है उसका सबसे बड़ा बॉर्डर है। अमृत, कैन यू टेल कि कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है हमारा? ये असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। ये 4 के साथ ही लगता है, कोई वेरीफाई कर देगा? मिजोरम भी है। मिजोरम। मिजोरम। यस।
तो ये थोड़ा सा देख लेना कि कौन कौन सी स्टेट्स के साथ लगता है, मतलब असम के साथ बॉर्डर हमारा शेयर करता है, और मेघालय हो गया, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा और एक मिजोरम। ये 5 स्टेट्स जो है इसके साथ बॉर्डर लाइक करता है हमारा बांग्लादेश के साथ। उसी तरह चाइना, अब चाइना के अंदर ये आता है कि जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, कल हमने किया था दुरंत लाइन, अमृत कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ऊपर की तरफ इंडिया के साथ भी, क्योंकि बखान कॉरिडोर उसी के अंदर आता है। और इसके बाद आ गया कि जो लाइक चाइना के साथ है, जो वेस्टर्न कॉर सेक्टर है वो इंडिया उसका जॉनसन लाइन मानता है, बस इतना ध्यान रहे, क्योंकि जो हमारी कंट्री कंसीडर करती है आपको वो ध्यान रखना है। और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर हमारी मैकमोहन लाइन है, ये ध्यान हो कि किसके साथ लिंक्ड है। जो रेड क्लिफ है वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक दुरंत लाइन कर ली हमने, और एक जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन। हमने आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी ऑलरेडी देख ली है, यूएस की है, और ये लाइक शो किया हुआ है यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजी को लेके, मतलब जो वो है ताइवान, वो इसके अंदर लाइक करता है फर्स्ट आइलैंड चेन के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है चाइना +1 स्ट्रेटेजी। इसके अंदर हमने कौन कौन से, एक देखा था फ्रेंच शोरिंग, एक है चाइना +1 स्ट्रेटेजी। मतलब वो कर रहे हैं कि मतलब कोविड पेंडेमिक के दौरान जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है उसको अवॉइड करने के लिए हम किसी और कंट्री के अंदर भी सप्लाई चेन को ओपन करना, मतलब अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को सेटअप करना, ये चाइना +1 स्ट्रेटेजी हो गया। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है कि चाइनीज ऐप जो हमने बैन की थी किस एक्ट के अंदर की थी, तो इंफॉर्मेशन एक्ट, टेक्नोलॉजी एक्ट। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, ये ऐसा मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, मीडिएट वर्ल्ड बैंक ने किया था, लेकिन हम आरबीएस याद रख सकते हैं कि इसका इंडिया को एक्सेस मिला है, आरबीएस करके। अब इसके रिगार्डिंग हम इंडस रिवर्स को रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी रिवर है, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरी जो कि आउटसाइड इंडिया सतलुज। तो ये क्वेश्चन है 2021 का। और इसके अंदर कौन सी ऐसी रिवर है जो कि डायरेक्टली इंडस से मिलती है? झेलम। सतलुज सतलुज। the last. हाँ, ये जो सतलज है वही एंड में जाके सीधा इंडस से मिलती है। और कौन सी ऐसी रिवर है, ये दोनों प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2010 के अंदर ऑप्शन दी हुई थी कि ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस जो कि मिलती है रिवर से, जो पाकिस्तान के अंदर, मतलब 2010 में क्वेश्चन आया है। तो इसके रिगार्डिंग आप ये लर्न कर सकते हो, जो इंडस है इसके साथ तो सतलज मिलती है। जो कौन सी ऐसी रिवर है जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर लाइक करती है? Yes. ओके, और ब्यास और सतलज कहाँ पे मिलती है? हरिके वेटलैंड. ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि मतलब कहाँ पे ब्यास और सतलज जो है ये दोनों मिलती हैं, ये बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है कि झीलम और चिनाब कहाँ पे मिलती है? त्रिमू बैरेज। बैरेज है एक. तो ये बताओ कि ब्यास और सतलज, इसका ध्यान हो कि हरिके वेटलैंड है। और उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि जो झेलम और चिनाब है ये कहाँ पे मिलती है? ये इसका आंसर है त्रिमू बैरेज, और ये पाकिस्तान के अंदर है। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है ये कौन सी रिवर पर है, तो एटलीस्ट इंडस रिवर सिस्टम ये ध्यान रहे त्रिमू बैरेज के लिए। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो रावी है वो चनाब से किससे मिलती है, किस रिवर से? ये भी चनाब में गिरती है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो ब्यास है वो ओनली इन इंडिया है, ब्यास और सतलज मिलती है हरिके में, और बाकी की सारी रिवर्स जो है JN के मतलब वहाँ पाकिस्तान के अंदर जाती हैं, और एंड में मिलती है सतलज। और दोनों जो रावी और झेलम है ये चनाब में ही गिरती है, फिर चनाब जाके सतलज से मिलती है। और ये ध्यान, ये लर्न कर लेना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है जिस हिसाब से ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब ये पेंडिंग है, ये सारा हाईलाइट हो गया। एक सेकंड, ये बैरेज जो है ये ध्यान रहे, त्रिमू बैरेज। और ये हरिके वेटलैंड जो है इसको ध्यान रखना है, जो कि ब्यास और सतलज पर है। ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछ लिया। उसके बाद हमने फेनी रिवर की थी, अमृत किसके साथ है डिस्प्यूटेड? कौन सी स्टेट के अंदर है? ये त्रिपुरा में है। तो फेनी बांग्लादेश। रिवर ध्यान रहना चाहिए कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर जो डिस्प्यूट है ये आ सकता है, और इस पे मैत्री सेतु, ये ध्यान रहे, ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और एक आती है, हमने कल डिस्कस की थी, तीस्ता रिवर, ये भी लाइक बांग्लादेश के साथ ही रिवर डिस्प्यूट है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये ओरिजिनेट करती है सिक्किम से, फिर उसके बाद जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर बांग्लादेश में चली जाती है, और ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, ये पता हो। और इसकी रंगीत जो ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद आ गया जो गंगा के ऊपर बैरेज किया था, कौन सा है? फरक्का बैरेज ना, ध्यान रहे। हाँ फरक्का. अब एक कुशियारा रिवर जो है ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि आगे जाके जो लाइक जो ये बराक रिवर है, ये आगे जाके जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो कुशियारा रिवर है, ये अगर ध्यान रह जाए बांग्लादेश। लेकिन फर्स्ट ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि जो बराक रिवर है, क्वेश्चन ये पूछा था
कि कौन कौन सी रिवर्स जो है फ्लो होती है इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये एलिमिनेट करना था बराक रिवर। तो अमृत कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर बहती है ये बराक रिवर? ये मणिपुर, मिजोरम हम्म। और असम, एंड देन मेघालय। हम्म। तो असम, मेघालय, फिर लाइक बांग्लादेश में चल जाती है। ये चारों याद रहनी चाहिए। फिर फेनी रिवर याद रहनी चाहिए। फिर तीस्ता, वो सिर्फ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश। ये 3 रिवर्स का जो बांग्लादेश के साथ इशू है वो ध्यान रहे। फिर उसके बाद हमने दौलत बेग ओल्दी रोड ये कर लिया था। यहाँ पे लोकेशन दे रखा है। इसी के पास में वो सियाचिन ग्लेशियर है। नीचे कौन सी वैली बनती है देखा? नुब्रा वैली। हम्म। और हमने कल किया था सिक्किम के पास कौन से पासिस किए थे अमृत? नथुला पास। नथुला पास ध्यान रहना चाहिए, और चिलेपला भी चिलेपला पास। 2 पासिस हैं यहाँ पे हैं। फिर हमने किए था यहाँ पे एक शिपकिला पास किया था। वहां से क्या एंटर करती है, कौन सी रिवर एंटर करती है? सतलुज। हाँ, सतलज रिवर जो है शिपकिला पास से एंटर करती है, ये ध्यान रहना चाहिए। फिर एक शिंकुला पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर ध्यान रह जाए। मतलब ये लद्दाख हो गया और नीचे हो गया हिमाचल प्रदेश, इसके बीच में है शिंकुला पास। सेती डैम, अरुण डैम, ये किस कंट्री के साथ है? नेपाल। नेपाल। हाँ, तो ये 2 डैम्स रखने चाहिए। और कौन सा पास जो न्यूज में था? लिम्पू लेक। हाँ, लिपू लिम्पू लेक लेक। पास जो है, जो लाइक इस काली रीजन के कारण, जो काली रिवर का लाइक बाउंड्री है उस डिसाइड नहीं हो रही थी। मतलब एक्चुअल में क्या था कि नेपाल ने उस रीजन को अपने मैप में दिखा दिया था। तो इस वजह से ये डिस्प्यूटेड था 2020 के अंदर। और ये अब रिसेंटली जो टर्की और सीरिया के अंदर जो अर्थक्वेक आया है, उसके लिए इंडिया ने क्या लॉन्च किया था? ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन के से जो इवैक्यूएट करने के लिए किया था। तालिबान का पूछा नहीं था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ये राहत पुराना है। ये एटलीस्ट 3 देख लेने हैं दोस्त, तो एटलीस्ट याद रहे। एक हमने किया था ऑपरेशन बारिक खान, ये किसके साथ लिंक्ड है? और फतीनो के साथ है, फ्रेंच का था कि वो छोड़ के जा रहे हैं। एंटी हाँ, मतलब टेररिज्म, फ्रांस जो है, काउंटर टेररिज्म। हाँ काउंटर टेररिज्म था। कौन सी कंट्री के अंदर? बर्किनो, बर्किनो फासो में। हाँ, बुर्किना बुर्किनो फासो। फासो जो है, वहां से जो मतलब फ्रांस ने जो लॉन्च किया था ऑपरेशन बारिक खान, वो पूछा जा सकता है। फिर वो लोकेशन जो है बुर्किनो फासो साहिल रीजन के अंदर आता है, ये ध्यान रहे। फिर ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया के अंदर अर्थक्वेक। फिर गंगा यूक्रेन से करने के लिए। फिर देवी शक्ति, ये 3 जो पोर्कुपाइन स्ट्रेटेजी है, इसके कम कम है चांसेस। ये मतलब इसमें अंदर क्या होता है कि जो स्टेट के डिफेंसेस हैं उसके अंदर, मतलब एनिमी की जो वीकनेस है उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको यूज करके वॉर के अंदर यूज करना। मतलब ये रशिया यूक्रेन की वॉर के साथ रिगार्डिंग न्यूज में था। इसके कम है चांसेस एग्जैक्टली इसके बारे में पूछना। ये मेंस के अंदर काम आ सकता है लिखने के। फिर डिजिटल नोमैड वीजा, ये न्यूज के अंदर था। इसके अंदर इतना कुछ देखने के लिए नहीं है, बस इतना पता हो कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कोविड-19 के दौरान, तो ये इंडोनेशिया ने लाइक अनाउंस किया था ट्रैवलर्स के लिए। हमारे साथ मतलब एसोसिएटेड नहीं है, डायस्पोरा पे इम्पैक्ट करता है, लेकिन बस इतना याद रह जाए कि इंडोनेशिया का है। फिर आ गया सेपा, कौन कौन सी कंट्री के साथ हुआ है हमारा? मॉरिशस और साउथ कोरिया, जापान, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई। यूएई। तो ये कंट्रीज ध्यान रहनी चाहिए। और हमारा एफटीए एशियान के साथ भी है, ये याद रहे। और वेस्ट क्वाड हमने किया था, इसका और क्या नाम किया था हमने? I2U2 फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। हाँ, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये ध्यान रहना चाहिए। अब्राहिम अकॉर्ड। और अमृत, इससे पहले कौन सा अकॉर्ड था जो कि लाइक फॉर जॉर्डन के लिए आया था और इजिप्ट के लिए? यूएसए ने मीडिएट किया था, हमने किया था कल। नहीं याद आ रहा। ओके, रूपाली। समथिंग कैपा डेविड करके कुछ था। हाँ, केप डेविड अकॉर्ड जो कैंपल। है, अच्छा अच्छा। कैंप डेविड अकॉर्ड ना। हाँ, कैंप डेविड अकॉर्ड जो है, ये पता हो किसी के साथ एसोसिएटेड है। और इसके अंदर बहरीन अलग से याद रहे, क्योंकि जनरली ये नहीं पता होता। और इंडिया इजराइल सर ने भी नहीं मेंशन कर रखा, यहाँ पे बहरीन भी लिख लेना। I2U2 है, मतलब अब्राहिम अकॉर्ड के अंदर बहरीन भी होता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सर ने। फिर आ गया ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, ये रशिया के फार ईस्ट रीजन को लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए ये उसी ने क्रिएट किया हुआ है, तो इस पे चांसेस कम है। लाइक ये रशिया ऑर्गेनाइज करवाता है। फिर आता है जेनेवा कन्वेंशन 1949 का। एक हमने जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1950 देखा था, वो बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए है, जो उसके बाद की ट्रीटी बनती है वो इसको इंडिया ने साइन कर रखा है। ये लिंक्ड है, मतलब जो भी हमारे मतलब जब वॉर चल रही होती है सिख वाउंडेड सोल्जर्स के लिए। ये किस वजह से मतलब न्यूज में आया था पहले, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए? हमने हिस्ट्री में जो करा जो मतलब अभी तो बालाकोट स्ट्राइक के दौरान, मतलब उस टाइम पे ये न्यूज में था, जो हमारे एक सोल्जर, मुझे नेम तो ध्यान नहीं है, वहां पे मतलब रह गए थे पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर, तो इसलिए न्यूज में आया था उस साल। तो ये पता हो कि जेनेवा कन्वेंशन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ लिंक्ड है।
फिर आता है अशगाबाद एग्रीमेंट। अब अशगाबाद जो है किसकी वो है कैपिटल, ये तुर्कमेनिस्तान की है। तो ये मतलब एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ध्यान रहे कि अशगाबाद जो है यहाँ पे सीधा पूछा जा सकता है, जैसे डामस्कस पूछा था, किसके अंदर है वो? सीरिया सीरिया। का। सीरिया। ओके। और इरबिल, ERBIL, ईरान। इराक। ईरान। इराक इराक। मतलब हमने किया था ना, इराक के अंदर कौन कौन से आ चुके हैं ऑलरेडी? मोसुल, किरकुक। अब नेक्स्ट आ सकता है इरबिल। उसी तरह अशगाबाद पूछ सकते हैं, ये किसके साथ है? तुर्कमेनिस्तान याद रहेगा, और इंडिया भी इसका मेंबर है, 2018 में इसको ज्वाइन किया, और ये पेंडिंग है, ये आ सकता है। इंटरनेशनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ। और कल ध्यान हो कि हमने किया था तापी पाइपलाइन, वो भी तुर्कमेनिस्तान से ओरिजिनेट होती है। तो बस पता हो कि अशगाबाद इसके साथ। INSTC हम कवर कर चुके हैं। इसकी खास बात क्या आती है? इसके अंदर यूक्रेन भी है, रशिया भी है। मतलब टॉप की जो मतलब जो प्रोमिनेंट है वो तो पता होना चाहिए, ईरान, इंडिया और रशिया, ये तो होगी 3। अब उसके बाद ध्यान रखेंगे अजरबैजान भी है, अर्मेनिया भी है, रशिया भी है, यूक्रेन भी है। और जो मेजर इसके अंदर मतलब जो पूछा जा सकता है, बंदर अब्बास पोर्ट, ये किसके अंदर है? ईरान के अंदर। नीचे कौन सी अफगानिस्तान। स्टेट है? अच्छा, ईरान। हॉर्मुज। और ऊपर जाता है ये अजरबैजान, बाकू। फिर बाकू। अस्त्रखान, ये रशिया का हो गया, ये अस्त्रखान, ये इस तरह पूछा जा सकता है। और हमने बहुत सारी लोकेशंस रशिया की भी देखी थी। फिर इसके बॉर्डर कंट्रीज पूछ सकते हैं। और ये पूछा जा सकता है कि अब ये किससे पास हो रहा है? यहाँ पे दिख रहा हो कैस्पियन सी से पास हो रहा है। पहले ये कौन सी उससे पास होता था? नीचे की तरफ कौन सी है? यहाँ पे हो गया रेड सी, बाबा अल मानदेव जो स्ट्रेट है वहां से पास होके हम जाते थे यहाँ पे रेड सी। फिर स्यूज कैनाल, फिर मेडिटेरियन सी। फिर उसके बाद यहाँ पे आता था जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, वहां से पास हुए। और यहाँ पे आ गए हम अटलांटिक के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया नॉर्थ सी। फिर उस ऊपर हम जाते थे, लाइक रशिया का ये रूट था सेंट पीटरबर्ग जाने के लिए, लेकिन अब ये शॉर्ट रूट हो जाएगा, कैस्पियन सी से पास होता है, बस इतना ध्यान रहे। और बाकू पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, ये अजरबैजान का है। और अजरबैजान भी इसका पार्ट है, और अर्मेनिया भी इसका पार्ट है। और हमने ये ध्यान रखना है कि कैस्पियन सी के लेफ्ट साइड अजरबैजान है। आपको अफगानिस्तान और अजरबैजान में कंफ्यूजन होती है फॉर द कैस्पियन सी। अब ये हमने ट्रांजिट्रिया जो रीजन है ये देखा था, मोल्दोवा। मोल्दोवा बॉर्डर करता है रशिया को? नहीं। नहीं। यूक्रेन यूक्रेन को करता है, नीचे की तरफ आता है, तो ये ध्यान रहना चाहिए। मोल्दोवा बॉर्डर्स यूक्रेन, बट रशिया को नहीं करता। और ये डनास्टर रिवर पे है। और जो ये रिवर है मतलब कहाँ पे ड्रेन होती है? ब्लैक सी। कैस्पियन, ब्लैक हाँ सी। मतलब सारी डोन, डिनाइपर, डनाइस्टर, ये सब ब्लैक सी के अंदर जाती है। और जो हमने कल किया था ओडिशा पोर्ट, हमने कौन सी रिवर पर है? सॉरी, ओडिशा पोर्ट आई मीन कौन से सी पर है? ब्लैक सी। हाँ ब्लैक सी है, और यूक्रेन का पोर्ट है। स्नेक आइलैंड, दैट्स ऑल्सो इन ब्लैक सी, ये ध्यान रहे। स्वास्तोपोल, ये किस कंट्री के अंदर है? क्रीमिया। क्रीमिया। मतलब क्रीमिया, और आगे हम कह सकते हैं रशिया, मतलब रशिया ने नेक्स्ट कर लिया क्रीमिया, उसका स्वास्तोपोल कौन से सी के अंदर है? ब्लैक सी, ये याद रहे। ब्लैक सी। फिर हमने इंडिया यूएस ये सब कवर कर लिया। ये सिर्फ निसार सैटेलाइट बची थी, ये इसका कॉम्बो है नासा और इसरो का। ये पता हो कि ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी डबल बैंड पे वर्क करता है, बस इतना पता हो। निसार सैटेलाइट किसकी है? नासा और इसरो की। फिर इसके अंदर हमने सारे उसके कर लिए थे, जिसोमा, लेमोआ, बेका। और इसका एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड एक्शर था, बस वो देख लेना है, मतलब बेका के अंदर, क्योंकि ये रिसेंट में साइन किया था 2020 के अंदर। अब 2+2 डायलॉग इंडिया किसके साथ करता है? ये जनरली क्वेश्चन नहीं आता, डिफेंस के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, बट थोड़ा सा देख लेना है कि रशिया यूएस के साथ भी है, मतलब ऐसे ध्यान रखना है क्वाड के साथ है प्लस रशिया। जापान के साथ एक तो हमारा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक लुपएक्स मिशन, ये साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लूनार के लिए पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये पता हो हमारे मून के लिए इसरो और जाक्सा का। अब आ गया IPF। अमृत, IPF के कौन सा पिलर इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया? 4 पिलर्स किए थे हमने। तो ट्रेड वाला नहीं किया। हाँ तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रेड का नहीं किया। रेखा कौन कौन से हैं 3? पीस एंड सिक्योरिटी है शायद, एक इकोनॉमिक है, और फेयर ट्रेड तो हो गया। टैक्सेशन है एक शायद। हाँ मतलब इसके अंदर एक्चुअली पीस एंड सिक्योरिटी नहीं है, वो आपको उससे कंफ्यूज कर गए। जो उनका के अंदर था ना 2/3 एंड मेजोरिटी किस किस में चाहिए, तो उसमें पीस एंड सिक्योरिटी के लिए चाहिए था। IPF के अंदर बेसिकली क्या है? 4, पहली बात तो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, तो मिलिट्री के इसके अंदर नहीं है। फेयर ट्रेड जो है, मतलब हमने ट्रेड वाला नहीं साइन किया, फर्स्ट पिलर। सप्लाई चेन रेजिलियंस है, क्लीन इकोनॉमी है, उसको ज्वाइन किया हमने, थर्ड हो गया। मतलब उसके बाद आता है टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, इसको भी ज्वाइन किया, तो ध्यान रहना चाहिए। और ये कोई FTA नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है, ये ध्यान रहे। और एक पिलर जो है इसको ज्वाइन नहीं किया, दैट इज फेयर ट्रेड, और ये US लेड फ्रेमवर्क है, IPF के आने के चांसेस है। फिर आ गया ऑकस, ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ लिंक्ड है, मतलब ये इसको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है, लेकिन ये डिफेंस अलायंस है। बेसिकली ये न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स बनाने के लिए, मतलब मोस्टली सबमरीन्स याद रहना चाहिए, कंट्रीज जनरली पता होता है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये भी हम कर चुके हैं।
ये किसके साथ डील करता है, मतलब जो भी रेयर अर्थ मेटल्स है। रेयर अर्थ पे क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था, मतलब सिर्फ ये सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, यस। हाँ तो ये याद रहना चाहिए कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में आता है। और कहाँ पे है हाईएस्ट रेयर अर्थ मेटल्स इंडिया के अंदर, आई मीन थोरियम। थोरियम है आंध्र में। आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रहना चाहिए, जो थोरियम है वो आंध्र प्रदेश के अंदर हाईएस्ट है, और जो मोनाजाइट सैंड्स के अंदर थोरियम मिल जाता है। अमृत, जो थोरियम है दैट इज फिसाइल मटेरियल। नहीं, फिसलन नहीं है। हाँ, तो ये ध्यान रहना चाहिए कि जो यूरेनियम है दैट इज इटसेल्फ फिसाइल, थोरियम को फिसाइल बनाना पड़ता है, ये फिसाइल नहीं है, ये ध्यान रहे। और ये पता हो किस में ज्यादा एनर्जी है, थोरियम में या यूरेनियम में, आदिति? थोरियम में। थोरियम। सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, मतलब थोरियम के अंदर जो है ज्यादा एनर्जी है, ये ध्यान रहे। अमृत, कौन सा ज्यादा अबंडेंट है, थोरियम या यूरेनियम? थोरियम। हाँ, और कौन सा कम वेस्ट जनरेट करता है, थोरियम या यूरेनियम? थोड़ी। हाँ, थोरियम करता है कम वेस्ट जनरेट। और ये ध्यान रहे, जो थोरियम जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इससे ये पता चल गया कि मतलब थोरियम जो है हमारे लिए प्रोमिनेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये फिसाइल नहीं है, हम इसको फिसाइल बनाना पड़ेगा, तो हम इसको थर्ड स्टेज के अंदर यूज करेंगे। तो हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अभी हम सेकंड स्टेज पर ही हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो सेकंड स्टेज पे वर्क कर रही है, आदिति? मतलब जो आईपीसीएल हमारे, कर, मतलब आईपीसीएल करके वो जो इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी जो हाँ। मतलब इसके साथ डील करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है डील कर रही है एट द सेकंड स्टेज। रूपाली, कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है जो सेकंड स्टेज पे है? और जैसे कलपक्कम समथिंग। हाँ, अच्छा। कलपक्कम इन तमिलनाडु। रेखा, कौन सा जो न्यूक्लियर प्लांट है लाइक हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया, रोपुर। तो मतलब वहां पे हो गया बांग्लादेश के अंदर, हमारे इंडिया का? बधाई। महाराष्ट्र में जो है। कुंदन कुलम जो है तमिलनाडु का। अच्छा, कुंदन। नेक्स्ट, फ्रांस से मिलकर कौन सा बनाया? ये तारापुर जयपुर। वाला। जायतपुर इन महाराष्ट्र। ये जयपुर। 2 फैक्ट्स जो पता हो, एक कलपक्कम ही है जो कि मतलब सिर्फ सेकंड स्टेज पर है। इंदिरा गांधी की जो मतलब के नेम से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करती है विद द सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज का कोई नहीं है अभी तक हमारे इंडिया में। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि थोरियम जो है अबंडेंट भी है, वेस्ट जनरेट कम करेगा और एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन वो फसाइल नहीं है। एक आएगा रेजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, मतलब ये मेंस में तो पक्का लिखने के काम आ सकता है, ये इंडिया का विद G7 है, ये पता हो। और अमृत, ग्रीन डील किसका है? आदित्य, ये यूरोपियन यूनियन का। किसका? यूरोपियन यूनियन। हाँ, यूरोपियन यूनियन का है ग्रीन डील। मतलब आपको ग्रीन डील देखते ही यूरोपियन यूनियन, फिर ग्लोबल गेटवे, यूरोपियन यूनियन। G7 का कौन सा था, बिल्ड बैक बेटर। और आपको ध्यान आना चाहिए, ग्रीन डील हो गया, फिर उसके बाद जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो भी यूरोपियन यूनियन का है, फिट फॉर 55 वो भी यूरोपियन यूनियन का है। अब आ गया पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक के अंदर ये यूएस का है विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके। मतलब हम इसमें नहीं है, ये बस पता हो न्यू इनिशिएटिव है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। अब आ गया इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड। इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन हमने ये प्रिपेयर किया था। ये इंडिया और फ्रांस का है। ग्लोबल इनोवेशन प्रोजेक्ट जो हमने यूके के साथ किया है, ये मतलब पैसिफिक, इंडिया इसका पार्ट है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया रेदर देन इसके पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। पहले ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप दे सकते हो। फ्रेंड शोरिंग प्लान हम देख चुके हैं कि अपनी फ्रेंडली नेशंस के अंदर हम सप्लाई चेन को ओपन अप डाइवर्सिफाई करना, और इसी तरह है चाइना +1 स्ट्रेटेजी। अमृत, आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी किसकी है? ये चाइना की है। आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी यूएस, वो चाइना के कॉलम में यूएस। थी लेकिन यूएस की है, ये ध्यान रहे। और रेखा, डोम्सडे क्लॉक। डोम्सडे क्लॉक वो है कि अभी रशिया यूक्रेन के टाइम पे फ्यूल क्राइसिस हुआ था। नहीं, न्यूक्लियर वॉरफेयर जो इशू था, ये याद रहे, अच्छा, उसके साथ लिंक्ड है। हम्म। और जो फूड स्कार्सिटी के लिए हमें पता होना चाहिए ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। अब आ गया हाई एम्बिशन फॉर क्रोएशियन, हाई एम्बिशन क्रोएशियन फॉर नेचर एंड पीपल। इसका हम पहले कौन सा कर चुके हैं, इसी के इस तरह का हम किया था, BBNG, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जो कि 1 ओशन समिट के अंदर लॉन्च हुई है। ये आ गया 13 to 30 टारगेट। सीधा पूछा जा सकता है किसके साथ लिंक्ड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अमृत, कब आई थी ऑर्गेनाइजेशन? 1902। यस, 1992, मतलब जब जो UNEP की कॉन्फ्रेंस थी, मतलब रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस पता होना चाहिए, 1992, वहां से आती है CBD,
इज इट अ लीगली बाइंडिंग? यस, लीगली बाइंडिंग। हाँ, तो आईटी टारगेट्स थे, अब इसको चेंज करके क्या आ चुके हैं, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये नोट डाउन कर लो। सस्टेनेबिलिटी बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये आ चुके हैं। कौन सी डिक्लेरेशन लिंक्ड है रेखा इसके साथ? कुनमिंग डिक्लेरेशन। तो कुनमिंग डिक्लेरेशन पूछी जा सकती है, किसके साथ एसोसिएटेड है? आईटी टारगेट्स को रिप्लेस करके। और आईटी टारगेट्स जो है मतलब ये अचीव हो चुके हैं। मतलब 13 to 30 टारगेट आ सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से साथ लिंक्ड है। फिर सस्टेनेबिलिटी बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क मे बी आईटी टारगेट्स को पूछ लें किसके साथ लिंक्ड है। और सीबीडी की कौन कौन सी कन्वेंशन थी अमृत? कार्टाजिना, नगोया। हाँ, कार्टेजिना किससे डील करती है? ओके, मैं पूछ लेती हूँ, लिविंग मॉडिफाइड से या असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग? या लिविंग मॉडिफाइड से। जो असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए वो थर्ड है। कौन सा ऐसा एक्ट है जो हमारे इसके साथ डील करता है रेखा? किसके साथ? लिविंग मॉडिफाइड। मतलब असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के साथ। हमारा एक्ट। हम्म, कुछ याद आ रहा हो? बायोलॉजिकल। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को क्या बताया आपने? अच्छा, BR बायोलॉजिकल। हाँ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल। एक्ट है जो किससे डील करता है, क्योंकि लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी है वो बायोलॉजिकल रजिस्टर मेंटेन करती है, ये ध्यान रहे। फिर ग्रीन डील हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसके साथ एसोसिएटेड है? यूरोपियन यूनियन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे जीडीपीआर का आया था। उसी तरह जो हमने किया था कॉम्पीट्स एक्ट, वो किसके साथ लिंक्ड है रेखा? कौन सा सेट? कॉम्पीट्स एक्ट थोड़ा सा बता देती हूँ, स्टार्टअप के साथ लिंक्ड है। मुझे नहीं याद आ रहा। और रूपाली? मुझे भी नहीं याद आ रहा। एनीवन? कॉम्पीट्स एक्ट वाज रिलेटेड टू यूएस, जो कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के साथ डील करता था। कॉम्पीट्स एक्ट ध्यान रखना है। उसी तरह उसका क्लाउड्स एक्ट भी है। अभी हमने कर लिया बिल्ड बैक बेटर, ये G7 का है, पार्टनरशिप फॉर द ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसको रीब्रांड करके किया है। फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बहुत पुराना हो गया और सबको पता होता है। मतलब लोकेशन मैपिंग में आ सकता है। फिर नोर्ड स्ट्रीम, ये हम कर चुके हैं। अमृत, कौन सी सी से पास हो रही है नोर्ड स्ट्रीम? ये ब्लैक सी। बाल्टिक सी। बाल्टिक। आप इससे डील कर सकते हो क्योंकि जर्मनी और रशिया के बीच में है। जो ब्लैक सी है उसको जर्मनी बॉर्डर ही नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो लाइक जी है वो कौन सी कंट्री है रेखा, बर्गर टी के अंदर? इशी देयर? जी फॉर जॉर्जिया, ये ध्यान रहना चाहिए, वहां पे जी जो है जॉर्जिया है। सॉरी, बाल्टिक सी के वो अंदर नेट चला गया था। क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रही थी कि ब्लैक सी के अंदर जो बर्गर टी है वो जी क्या है? वो जॉर्जिया। और बाकी बर्गर टी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है? बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, टर्की और रोमानिया। और जॉर्जिया हो गया ना। हम्म। और बुशारेस्ट कहाँ पे है, कौन सी कंट्री का है? रोमानिया। याद रहे, B9 भी किया था कल। और अब आ गया फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स, उसका नेम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, उसका क्या था जो लाइक अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट पीस मेकर्स था? फ्रेंड्स ग्रुप, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसे करके कुछ था ना। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ही था। हाँ, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, पता हो, ध्यान रहे कि वो पीस मेकर्स के साथ लिंक्ड है। उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डेप्थ में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीस मेकर्स के रिगार्डिंग इतना ध्यान रहे कि यूएनएससी के पास पावर है कि उसके ऑपरेशन कौन सी कंट्री के अंदर होंगे, ये याद रहे। लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो अपोर्शन करता है उनका, ये पता हो। और उसके बाद सारी कंट्रीज जो है लीगली बाइंडिंग है उनपे कि उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मतलब देना है रिगार्डिंग टू फंड्स, ये पता हो। फंड्स में लीगली बाइंडिंग है कॉन्ट्रीब्यूट करना, ऑब्वियसली एज पर देयर लाइक इनकम स्टेबिलिटी, उनके इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से ही होगा उनपे बर्डन। लेकिन ये बताओ कि कौन डिसाइड करता है, यूएनएससी पीस मेकर्स के रिगार्डिंग। और लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है अमृत? कौन सी कंट्री का लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है? मतलब आप गेस कर सकते हो, मतलब सही होगा ऑलमोस्ट गेस इसके रिगार्डिंग। कौन सी कंट्री ऑलमोस्ट ज्यादा फाइनेंशियल शेयर देती है? यूएस ही होगा। हाँ, यूएस का लार्जेस्ट शेयर है, ये ध्यान रहे।
फिर हमने बहुत सारी ट्रीटीज की थी न्यूक्लियर के साथ लिंक, उसी के रिगार्डिंग जो वेपन मास डिकंस्ट्रक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट आई है। बस इतना ध्यान रख लो कि मैन्युफैक्चर डिलीवरी था पहले, अब फाइनेंसिंग को भी प्रोहिबिट कर दिया बाय लॉ। और इसमें सारे हैं न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और वेपन, केमिकल वेपन्स। एक तो वाइसेनार एग्रीमेंट का इंडिया चेयरमैनशिप मिली है, एक ये रीजन है आने का। सीडीएस के अंदर पूछा वासेनार को अभी 2023 के, और हमारे पेपर के अंदर एमटीसीआर आया था, तो एमटीसीआर, वासेनार और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पता होना चाहिए। तीनों का इंडिया मेंबर है, तीनों का चाइना मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया